हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका कमल फिजिक्स गुरु ऑनलाइन क्लासेज में। तो बच्चों, अपना न्यूमेरिकल सेशन चल रहा है जिसमें हमने दो पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं और अब इस तीसरे पार्ट में हम नेक्स्ट न्यूमेरिकलों की बात कर लेते हैं। ये जो न्यूमेरिकल सेशन है कम से कम 8-10 दिन में आपके कंप्लीट हो जाएंगे। आप ये कह सकते हो 8-10 पार्ट में ये कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन आपको न्यूमेरिकलों से डरना नहीं है, बिल्कुल एक एक न्यूमेरिकल करना है, क्योंकि यदि आपकी न्यूमेरिकल पावर अच्छी होगी तो थ्योरेटिकल पोर्शन तो ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाता है। तो पहले आप थ्योरी को ढंग से पढ़ लें, फिर न्यूमेरिकल कर लें, फिर आप अपने अंदर देखोगे कि अंदर अपने आप में समझ में आएगा कि न्यूमेरिकल करने से हमारी थ्योरी और कितनी मजबूत हो गई। तो ज़रूरी है कि हम न्यूमेरिकल करें, तो हम एक एक न्यूमेरिकल करेंगे। और देखो, नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बात कर लेते हैं। कौन सा है कि चित्र में दर्शाए अनुसार क्रमांक 12 में है, 11 तक हम कर चुके हैं। चित्र में दर्शाए अनुसार 4 आवेश डी भुजा वाले किसी वर्ग ABCD के शीर्षों पर व्यवस्थित हैं। एक वर्ग दिया हुआ है जिसकी भुजा D है और 4 आवेश हैं उसके शीर्षों पर स्थित हैं। तो पहले हम चित्र बना लेते हैं। देखो, एक वर्ग है जिसके शीर्षों पर आवेश व्यवस्थित है। वर्ग का नाम क्या है? ABCD। इसकी भुजा कितनी है? D। इसकी भुजा कितनी है? इसकी भुजा की लंबाई है D, स्मॉल d इसकी भुजा दी हुई है। और इसमें आवेश दिए हुए A बिंदु पर +Q, B बिंदु पर -Q। A बिंदु पर +Q और B बिंदु पर -Q और D बिंदु पर -Q और C बिंदु पर +Q। इस प्रकार से यहाँ आवेश व्यवस्थित हैं। एक वर्गाकार आकृति इसके शीर्षों पर इस प्रकार से आवेश व्यवस्थित हैं। इस वर्ग की भुजा कितनी है? स्मॉल d है। यहाँ तक ये चित्र में दिया हुआ है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि इस व्यवस्था को एक साथ बनाने में किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। इस व्यवस्था को एक साथ बनाने में किया गया कार्य हमें ज्ञात करना है। तो देखो, मैं आपको थ्योरी में पढ़ाया था कि 2 आवेशों के निकाय के कारण स्थिर वैद्युत स्थिति ऊर्जा, 2 से अधिक आवेशों के निकाय के कारण स्थिर वैद्युत स्थिति ऊर्जा। इस प्रकार से मैंने आपको 2 डेरिवेशन कराए थे। तो उसमें हमने पढ़ा था कि पहले हम किसी Q1 आवेश को लेके आए तो उस निकाय में आवेश अनुपस्थित होने के कारण हमें विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य नहीं करना पड़ा। फिर हम Q2 आवेश को लेके आए, तो Q2 आवेश को जो लेके आए तो Q1 आवेश की उपस्थिति के कारण उपस्थित विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध हमें कार्य करना पड़ा था। तो इस प्रकार से हमने 2 आवेशों के निकाय की स्थिति ऊर्जा ज्ञात की थी। और आपको पता है स्थिति ऊर्जा क्या है? कार्य, या आप ये कह सकते हो उस आवेश को लाने में जो कार्य किया जा रहा है वो इसकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में संग्रहित होता है। यदि आवेश के निकाय में 2 या 2 से अधिक आवेश हो, जैसे यहाँ कितने आवेश हैं? 4 आवेश है या नहीं है? तो मैंने वहाँ भी आपको सिस्टम बताया था कि पहले Q1 आवेश को लेके आए, या यहाँ आप कह सकते हो किसी भी आवेश को ले आओ। पहले तो आप कोई एक आवेश लेके आए, फिर दूसरा लेके आएंगे, तो पहले के कारण विद्युत क्षेत्र विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। अब हम तीसरे आवेश को लेके आएंगे तो उस निकाय में पहले से 2 आवेश उपस्थित हैं, तो दोनों की उपस्थिति के कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा तो उसके विरुद्ध हमें कार्य करना पड़ेगा। तो इसके विरुद्ध मतलब इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा उसके विरुद्ध भी कार्य करना पड़ेगा, इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा उसके विरुद्ध भी कार्य करना पड़ेगा। अब हम चौथे आवेश को लेके आए, जैसे -Q आवेश को, तो इसके विरुद्ध भी, इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा उसके विरुद्ध भी कार्य करना पड़ेगा, इसके कारण विद्युत क्षेत्र होगा उसके विरुद्ध भी कार्य करना पड़ेगा, और इसके कारण विद्युत क्षेत्र होगा उसके विरुद्ध भी कार्य करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हम इसको ड्राइव कर सकते हैं। तो देखो, आप कोई भी आवेश पहले लेके आ सकते हो, +Q, इसमें कोई भी A बिंदु पर उपस्थित आवेश को पहले लेके आ सकते हो। मैं इसको शॉर्ट डायरेक्ट कर रहा हूँ। देखो, जो हम इसको लाने में किया गया कार्य होगा इसको W से व्यक्त कर सकते हैं। तो W = U। तो स्थिति ऊर्जा कितनी होगी? देखो, मैं यहाँ से स्टार्टिंग कर लेता हूँ। A बिंदु पर उपस्थित +Q आवेश को पहले हम लेके आए, तो जब हम +Q आवेश को A बिंदु पर लेके आए हैं तब हमें कोई कार्य करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम प्रारंभिक अवस्था में बात कर रहा हूँ। मैं सबसे पहले +Q आवेश को लेके आए तो उस स्थिति में बात कर रहा हूँ, तो कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। अब ये देखो, B बिंदु पर उपस्थित आवेश को, या आप कह सकते हो -Q आवेश को +Q आवेश, या आप कह सकते हो A बिंदु के कारण विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध लेके आए, तब किया गया कार्य क्या होगा? देखो, K
प्लस का क्यू और माइनस का क्यू। अरे के Q1 Q2 अपॉन आर, आपने ऐसा फॉर्मूला पढ़ा था के Q1 Q2 अपॉन आर, दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। तो यहाँ माइनस क्यू आवेश को लेके आए तब दो आवेश हो गए, तो इसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, के प्लस का क्यू माइनस का क्यू अपॉन आर से मतलब है दोनों आवेशों के मध्य की दूरी, दोनों आवेशों के मध्य की दूरी। यहाँ दोनों आवेशों के मध्य की दूरी कितनी है, वर्ग की बजाय डी है तो दूरी डी हो जाएगी डी प्लस, हम आप किसको लेके आओगे, प्लस क्यू आवेश को, प्लस क्यू आवेश को पहले लेके आए, अब माइनस क्यू को ले आए, अब किसको लेके आएंगे, प्लस क्यू को। अब जब हम माइनस क्यू आवेश को लेके आए तब आप इसको इग्नोर कर लो, फिलहाल हम इसको इग्नोर करते हैं। तो पहले प्लस क्यू को लेके आए, हमें नहीं पता निकाय में केवल कोई भी आवेश नहीं था, प्लस क्यू को लेके आए तब किया गया कार्य जीरो हो गया। अब हम माइनस क्यू को लेके आए तो प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, तब किया गया कार्य इतना हो गया। अब हम इस प्लस क्यू को लेके आए, इसको फिलहाल इग्नोर करके चलो, तो इसको लेके आए प्लस क्यू को, इसके विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा और इसके विरुद्ध, इन दोनों आवेशों के कारण जो विद्युत क्षेत्र है उसके विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। तो यहाँ किया गया कार्य क्या हो जाएगा, तो पहले हम इसके कारण बात कर लेते हैं। तो इन दोनों आवेशों की बात करेंगे तो यहाँ क्या आएगा कि देखो इसके कारण तो माइनस क्यू और ये प्लस का क्यू, तो माइनस क्यू और प्लस क्यू अपॉन मध्य की दूरी देखो कितनी है डी, या आप चाहें और भी स्पष्ट करने के लिए आप यहाँ नाम दे सकते हो। तो कौन सी है, ए बी, पहले यहाँ दूरी कौन सी थी ए बी, हम लिखेंगे यहाँ डी क्योंकि बाद में डी दूरी डी है, लेकिन ज़्यादा शॉर्ट भी नहीं है, थोड़ा ज़्यादा शॉर्ट भी करना ठीक नहीं है, यहाँ लिख लेते हैं। तो ये कौन सी है, ये वाली दूरी बी सी प्लस, अब इसके विरुद्ध अब हमें ये दूरी ज्ञात करनी पड़ेगी कि नहीं, ये वाली दूरी कर्ण कह सकते हो आप इसको, इस त्रिभुज के लिए इसका ये क्या है, कर्ण है या नहीं है, इस वाले त्रिभुज के लिए ये कर्ण है या इस वाले त्रिभुज के लिए ये कर्ण है, इस वृत्त का विकर्ण इस त्रिभुज के लिए क्या है, कर्ण है या नहीं है। अब ये कर्ण कैसे याद करेंगे, ये डी है, ये डी है, तो कितना हो गया डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का अंडर करेंगे तो 2d स्क्वायर का अंडर करेंगे तो कितना आएगा, अंडर डी आएगा, अंडर 2d। देखो आप ऐसे कर लो कि d का वर्ग प्लस d का वर्ग का अंडर, तभी तो आएगा ये ac, हमें ac की ज़रूरत है तो क्या आ जाएगा अंडर 2d। अरे r आएगी नहीं, तो इस प्रकार से अंडर 2d यहाँ आ जाएगा। लेकिन फिलहाल तो हम केवल इस मान को ही रख रहे हैं ac को, तो k प्लस क्यू और माइनस क्यू, सॉरी प्लस ही है तो प्लस क्यू अपॉन AC, दूरी कितनी है AC, ये हमारे काम आएगी, यहाँ रख देंगे, ठीक है। अब प्लस कर लो, अब किस आवेश को लेके आए, D बिंदु पर उपस्थित आवेश को, हम क्रमिक रूप से लेके आ रहे हैं सभी को, तो D बिंदु पर उपस्थित माइनस क्यू आवेश को लेके आएंगे तो इसके विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा K प्लस का Q और माइनस का Q अपॉन दूरी AD, दूरी क्या हो जाएगी AD प्लस K, अब इसके विरुद्ध तो माइनस का Q दोनों माइनस माइनस के हो गए। अब दूरी क्या आएगी BD या DC कह सकते हो, तो DB, तो DB की दूरी कितनी होगी, ये भी वृत्त का विकर्ण है, या आप ये कह सकते हो यहाँ ये अगर इस प्रकार से त्रिभुज बनाया जाए तो त्रिभुज का कर्ण है या नहीं है, तो ये भी सेम इतनी आएगी, हम यूज कर लेंगे। ध्यान रखना अंडर 2D कैसे आया प्लस K, अब इसको इसके विरुद्ध तो माइनस Q और प्लस का Q अपॉन DC। यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं। अब देखो हम यहाँ देख रहे हैं कि कितने पद आए हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 पद आए हैं। तो इसको हम देखो मैथ से भी थोड़ा संपर्कित कर सकते हैं। आपने एक एक्सरसाइज पढ़ी हुई परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, 11th क्लास में आपने क्रम गुणित पढ़ी होगी, फैक्टोरियल,
उसके बाद में नेक्स्ट एक्सरसाइज थी क्रमचय और संचय, तो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो वहाँ से भी देखो हम इन पदों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। यदि ये जो मैं तथ्य बता रहा हूँ यदि वो समझ में नहीं आए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमारा काम यहाँ से चल रहा है। लेकिन यदि आपको कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज रखनी, क्योंकि आपको पता है कि फिजिक्स में मैथ खूब काम आता है, तो मैथ के कंसेप्ट को यदि हम साथ लेके चलें तो इससे संबंध अन्य प्रॉब्लम्स होंगी, इससे रिलेटेड कोई अन्य न्यूमेरिकल आ गया तो आप उसको अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। यदि आपको केवल सेलेक्टेड नॉलेज है, आपने केवल उतना ही पकड़ के रखा है कि नहीं ये ऐसे हो जाएगा, तो आप केवल उसी को ऐसे ही कर पाओगे। बाकी यदि आपको नेक्स्ट न्यूमेरिकल थोड़ा सा घुमा के भी पूछ लिया तो आप घूम जाओगे। तो मेरा कहने का मतलब है कि थोड़े से विस्तृत नॉलेज लेके चलें वो अच्छा है। तो यहाँ देखो इन पदों की संख्या को हम ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं। आपने क्रमचय संचय पढ़े हुए, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। क्रमचय में क्रम का महत्व होता है और संचय में क्रम का महत्व नहीं होता है। तो आपने जो फॉर्मूले पढ़े होंगे NPR, परमुटेशन का फॉर्मूला पढ़ा होगा फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। मैं यहाँ इनकी विस्तृत चर्चा नहीं करूँगा क्योंकि मैं क्रमचय संचय न पढ़ा के अपना विद्युत विभव चल रहा है, तो लेकिन फिर भी देख लेते हैं थोड़ा सा। NCR फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r, ये दोनों फॉर्मूले आपने खूब पढ़े हैं, NPR और NCR। यहाँ आपको ये जानना है पहले तो कि यहाँ कॉम्बिनेशन है या परमुटेशन है, यहाँ संचय या क्रमचय। तो संचय में क्रम का कोई महत्व नहीं होता। अब यहाँ भी क्रम का कौन सा महत्व देखना, प्लस माइनस, माइनस प्लस, प्लस प्लस। अब हाँ, अगर यहाँ महत्व होता तो माइनस क्यू और प्लस क्यू, यदि यहाँ क्रम का महत्व होता तो प्लस क्यू और माइनस क्यू दोनों अलग अलग बात होती। यदि यहाँ ये पता आ जाता कि k प्लस का क्यू और माइनस का क्यू अपॉन कोई भी राशि होती, जैसे माना कि d मान लो, इस प्रकार से। ज़्यादा ऊपर चला गया क्या, थोड़ा सा नीचे लिख लेता हूँ। जैसे यहाँ ये पद है तो इसकी जगह जैसे आ जाए प्लस k प्लस का क्यू और यहाँ क्या आ जाए माइनस का क्यू अपॉन यहाँ कोई भी राशि जैसे d आ जाए। यहाँ आपके नजरिए में या मैं इसको BC कर दूँ, DC कर देता हूँ, DC। यदि ये कॉम्बिनेशन की दृष्टि से देखा जाए, किसकी दृष्टि से, कॉम्बिनेशन की दृष्टि से, तो ये दोनों एक ही बात है, क्योंकि कॉम्बिनेशन में क्रम का कोई महत्व नहीं होता। लेकिन परमुटेशन की दृष्टि से देखा जाए, परमुटेशन का मतलब होता है क्रमचय। तो क्रमचय में क्रम का महत्व होगा, संचय में क्रम का कोई महत्व नहीं होगा। तो इस क्रमचय में माइनस क्यू पहले है प्लस क्यू बाद में, लेकिन इसमें प्लस क्यू पहले है माइनस क्यू बाद में। क्रम का महत्व है और क्रम का महत्व, दोनों बात अलग हैं, दोनों बातें अलग हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते माइनस आएगा और ये सब बाकी राशियाँ सब समान है, ये भी माइनस आ गया तो यहाँ आप इसको ऐड कर दो, ये अलग बात है, ये अलग बात है क्रमचय में। लेकिन संचय में दोनों एक ही बात है। तो क्रमचय संचय समझ में आ गए कि नहीं। क्रमचय में तो क्रम का महत्व, यदि राशियाँ जैसे Q1 Q2 आ गया, Q1 Q2 और ये क्या Q2 Q1, दो स्थितियाँ हैं Q1 Q2 और Q2 Q1। यदि इनको पलट दिया जाए, अगर ये संचय की बात है तब तो एक ही है, दोनों में से एक लेंगे। यदि संचय की बात की जाए तो दोनों में से एक लेंगे क्योंकि दोनों एक ही बात है। यदि क्रमचय की बात की जाए तो दोनों को लेंगे क्योंकि क्रम का महत्व है। तो 1 2 अलग बात है और 2 1 अलग बात है। ये यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं। तो ये तो रही बात क्रमचय और संचय की। लेकिन यहाँ अब एक बात बताओ, प्लस क्यू आगे से माइनस क्यू लेके आए, प्लस क्यू लेके आए और माइनस क्यू लेके आए। हमने कभी ऐसे रखा है क्या, प्लस क्यू माइनस क्यू रख लिया, माइनस क्यू प्लस क्यू रख लिया, जब हम इसको लेके आए तो प्लस क्यू रख लिया। हमने कभी ऐसे रखा था कि जब हम प्लस क्यू को प्लस क्यू के पास लेके आए, ये तो दोनों सेम हो गए, माइनस क्यू को प्लस क्यू के पास लेके आए तो माइनस क्यू और प्लस क्यू रख लिया हमने। कभी प्लस क्यू माइनस क्यू रखा है क्या, नहीं रखा है, क्योंकि हम यहाँ एक ही बार ले रहे हैं। Q1 Q2 ले लिया तो Q2 Q1 नहीं लिया है हमने। आपने ये डेरिवेशन किया होगा तो उसमें आप ये कंडीशन पैदा हुई होगी। देखो मैं आपको बताऊं तो ये फॉर्मूला समझ में आ गया। तो यहाँ कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन है तो क्या आएगा, आवेशों की संख्या कितनी है 4, आवेशों की संख्या कितनी है 4, 4 में से कितने आवेश लेने हैं 2। देखो 2 आवेश ही तो लेके चलेंगे हम,
4 आवेश हैं जिनमें से कितने लेने हैं, 2 लेकर के हमें युग्म बनाने हैं, कितने युग्म बन जाएंगे, तो ये 4C2 ये तो होगा। 4 में से 2 आवेश लेके युग्म बनाने हैं, 4 में से 2 आवेश लेके युग्म बनाने, तो 4C2 कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 4 माइनस 2। ज्ञात कर लो कितने आ गए, तो यहाँ कितना आ जाएगा 4 × 3 × 2 × 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 × 1, यहाँ फैक्टोरियल 2 आएगा तो 2 × 1, तो यहाँ से इससे ये कट गया, बचा गया 12/2 = 6। पदों की संख्या कितनी आनी चाहिए इसमें पदों की संख्या कितनी आनी चाहिए बताओ जल्दी, 6 आनी चाहिए, तो कितनी है 1 2 3 4 5 6। तो इसको करने से पहले भी हम ये ज्ञात कर सकते थे कि इसमें पदों की संख्या कितनी आनी चाहिए, तो ये बात आप पर भी आनी चाहिए कि हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं। ध्यान रखना यहाँ कॉम्बिनेशन वाला मामला है, आपको डेरिवेशन मैंने कराया था तो उसमें देखो एक स्थिति पैदा हुई थी, उसको मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ क्योंकि वहाँ वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो शायद हर जगह समझने के लिए नहीं मिलेगा, इसलिए मैं आप उसको फिर से रिपीट कर रहा हूँ। तो यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं। देखो जो n आवेशों निकाय की स्थिति ऊर्जा का फॉर्मूला क्या आया था, जल्दी बताओ फटाफट। n आवेशों के निकाय की स्थिति ऊर्जा का फॉर्मूला सिग्मा i = 1 to n और सिग्मा j = 1 to n। यहाँ कितना आया था, अगर आप q को कॉमन लेना चाहे तो q कॉमन लेके रख सकते हो, यहाँ k qi qj अपॉन दूरी तो rij, ऐसा कुछ फॉर्मूला आया था, याद हो तो आपको डेरिवेशन में। तो यहाँ 1/2 लगा था। अब मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे कि 1/2 क्यों लगा है, याद आ रहा हो तो कुछ। यहाँ 1/2 लगाया है तो क्यों लगाया है, और यहाँ ये फॉर्मूला तो आपको पता ही है। और यहाँ एक स्थिति और पैदा होगी जहाँ i ≠ j, i ≠ j, तो i ≠ j क्यों है और 1/2 क्यों है, कि जब मैंने आपको पढ़ाया था 2 आवेशों के निकाय के कारण स्थिति ऊर्जा, फिर मैंने आपको पढ़ाया था 3 आवेशों के निकाय के कारण स्थिति ऊर्जा, उसके बाद 4 आवेशों के निकाय के कारण स्थिति ऊर्जा। तो आपको मैंने जो 4 आवेशों के निकाय के कारण स्थिति ऊर्जा वाला फॉर्मूला पढ़ाया था उसको एक बार नोटिस करना ढंग से। नोटबुक ले लो जिसमें मैंने आपको लिखाया था, तो उसमें आप देखो जो 4 आवेशों के निकाय के कारण स्थिति ऊर्जा वाला फॉर्मूला है उसमें कोई भी राशि, जैसे i ≠ j करने का मतलब ये है i का मान 1 और j का मान 1 नहीं होना चाहिए, अर्थात q1 नहीं होना चाहिए, q2 नहीं होना चाहिए, q3 नहीं होना चाहिए। और यहाँ ऐसी स्थिति पैदा भी नहीं होती कि खुद के कारण खुद पर कार्य किया जा रहा हो, तो q1 नहीं आएगा, सॉरी q1 नहीं आएगा, q2 नहीं आएगा। तो वो जो मैंने आपको 4 आवेश निकाय की स्थिति ऊर्जा है, ऐसे आप 5 आवेश 6 आवेश भी कर सकते हो। तो उस फॉर्मूले आप नोटिस करोगे कि किसी में q1 नहीं आ रहा है, q2 नहीं आ रहा है, q3 नहीं आ रहा है, तो यहाँ हमें मना करना पड़ेगा i ≠ j। यदि आप i का मान 1 to n, सिग्मा i = 1 to n एंड j = 1 to n, तो i और j का मान आप 1 से कहाँ तक लोगे, n मतलब n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो n प्राकृतिक संख्या में बिलोंग करेगा। तो यहाँ कोई भी मान रखो, i और j का कुछ भी मान रखो, जैसे मैं कह रहा हूँ नेचुरल नंबर ही रखनी है, तो लेकिन ये दोनों समान नहीं होने चाहिए, और दूसरी बात प्रॉब्लम ये है कि 1/2 क्यों आ गया, तो 1/2 आया कॉम्बिनेशन से। किससे, कॉम्बिनेशन का मतलब ये है कि इसमें क्रम का महत्व नहीं है। जो मैं आपको बता रहा हूँ 4 आवेशों निकाय कारण स्थिति ऊर्जा वाला फॉर्मूला है, उसको एक बार नोटिस करो, उसमें ये स्थितियां आई हैं। देखो U = K Q1 Q2 अपॉन जो भी दूरी हो R1 तो R1 कर लो, या 1 2 है तो 1 2 कर लो, प्लस K Q2 Q3 अपॉन R23 प्लस K
Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस K Q3 Q4 अपॉन R34 प्लस K Q2 Q4 अपॉन R24, वहाँ तक दिख रहा है कि नहीं, प्लस K Q2 हो गया, Q1 कर लो, Q1 Q4 अपॉन R14, ये फॉर्मूला आया था, यही तो था। तो इसमें आप नोटिस करो I इक्वल 1 to n, J इक्वल 1 to n, I नॉट इक्वल J, मतलब 1 1 कहीं दिख रहा है क्या, 2 2 कहीं दिख रहा है क्या, 3 3 कहीं दिख रहा है क्या, 4 4 कहीं दिख रहा है क्या, नहीं आएगा, नहीं आएगा तो आपको नॉट इक्वल करना पड़ेगा। तो I नॉट इक्वल J हो गया। अब नेक्स्ट बात 1/2 क्यों आया, 1/2 कॉम्बिनेशन के लिए, यहाँ परमुटेशन नहीं है, यहाँ क्रमचय नहीं है, क्रम का कोई महत्व नहीं है। देखो 2 3 3 2 आया है क्या इसमें कहीं, 2 3 आया है, 3 2 नहीं आया, क्योंकि एक ही बात है, Q2 Q3 लिखो या Q3 Q2 लिखो, एक ही बात है। जब एक ही बात है तो ये पद में कहीं भी देखने के लिए आपको नहीं मिलेगा, और आप देख सकते हो, या आप कह सकते हो 1 3 मिल गया है तो 3 1 नहीं मिलेगा, 3 4 है तो 4 3 नहीं मिलेगा आपको कहीं भी, वहाँ भी देखो 2 4 है तो 4 2 आपको नहीं मिलेगा। समझ में आ गया कि नहीं? लेकिन यहाँ हमने स्थिति क्या पैदा कर दी, माना कि हमने 1/2 नहीं लगाया, माना कि हमने 1/2 नहीं लगाया, तो यहाँ स्थिति क्या पैदा हो रही है, देखो I इक्वल 1 to n, J इक्वल 1 to n, आपने मान Q1, यहाँ I का मान क्या रखा, Q1 और Q2 अपॉन R12, आपने ये तो रखा है, तो आपने एक शर्त का पालन कर लिया, I नॉट इक्वल J, चलो सही बात है। तो आप इसको फिर ऐसे भी तो रखोगे, एक तो स्थिति ये पैदा कर लिया आपने, दूसरी स्थिति ये रख दी Q2 Q1 अपॉन R21। इस फॉर्मूले के अनुसार है, आप ये कह सकते हो जब हम इस सिग्मा को खोलेंगे तो उस सिग्मा में दोनों पद आएंगे, Q1 Q2 वाला भी आएगा, Q2 और Q1 वाला भी आएगा। आप इसको खोल के देखोगे तो I का मान 1 से n तक रखेंगे, J का मान भी 1 से n तक रखेंगे, लेकिन इस शर्त का जब पालन करेंगे, जब नॉट इक्वल होंगे, तो देखो नॉट इक्वल ये भी है, नॉट इक्वल ये भी है, तो ये ऐसे भी खुलेगा प्लस ऐसे भी खुलेगा, ये सिग्मा खुलेगा कि नहीं खुलेगा, इन दोनों पदों में खुलेगा। प्रत्येक पद के डबल पद आएंगे, आएंगे कि नहीं, ऐसे 1 2 वाला है, 1 3 वाला होगा तो 3 1 भी आएगा, उसमें 3 4 है तो 4 3 भी आएगा, 2 3 है तो 3 2 भी आएगा। कुल मिला के यहाँ कैसे पद आएंगे, डबल आएंगे, प्रत्येक डबलेट होगा, तो हमें उसको क्या करना है, सिंगल करना है। तो सिंगल करने के लिए क्या करना है, 1/2। तो ये कंसेप्ट कहाँ से क्लियर होगा, कॉम्बिनेशन से। तो ये उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट आगे बात कर लेते हैं। तो यहाँ हमने कॉम्बिनेशन ही ज्ञात किया, कॉम्बिनेशन से आप इसको 6 पद पहले से ही ज्ञात कर सकते हो। न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले आपको ये पता चल जाएगा इसमें कितने पद आएंगे, फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r। इस फॉर्मूले से आपको पहले पद ज्ञात हो जाए। 4 आवेश हैं, 4 आवेश में से हमें कितनी 2 आवेशों को लेना है और उससे हमें युग्म बनाने कितने बन जाएगा, तो 4c2 हो जाएगा, 4c2। तो जब 4c2 हो गया तो फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 माइनस 2 6 आ गया। और आपकी समझ में आ गया कि नहीं? नेक्स्ट बात कर लेते हैं। यदि यहाँ पर एक एक कंसेप्ट बड़ा ढंग से आता है तो प्रत्येक न्यूमेरिकल को आप ढंग से कर पाओगे। जरूरी नहीं है रट्टा लगाना कि किसी इस बुक का ये न्यूमेरिकल आ गया उसको याद कर लिया, नहीं हम पर तो आता है। अरे आप पर आने का मतलब इससे संबंध कैसा ही घूम फिर करके न्यूमेरिकल आ जाए तो आप उसको भी कर दो। मानता हूँ राजस्थान बोर्ड में जो एग्जाम होता है उसके न्यूमेरिकल इतने टफ नहीं आते, लेकिन केवल आपको राजस्थान बोर्ड का ही एग्जाम देना है क्या कैरियर में, कि आगे भी कुछ करना है? यदि आपको केवल राजस्थान बोर्ड का ही दे करके फ्री होना है तो आप केवल इन्हीं को याद कर लो। यदि आपको कैरियर में कुछ आगे बहुत कुछ करना है तो उससे संबंध और भी बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा। तो इसके साथ ही हम आगे बढ़ लेते हैं। अब इसको सॉल्व कर लो। इक्वल कितना आ गया, यहाँ माइनस KQ² अपॉन AB की वैल्यू कितनी है, AB की वैल्यू D, भुजा D है तो AB की वैल्यू कितनी आ गई D। यहाँ भी कितना हो गया माइनस KQ² अपॉन BC की वैल्यू D, भुजा है तो D हो गई, प्लस KQ² अपॉन AC की वैल्यू। अब AC
ये इस त्रिभुज के लिए कांड हो गया। कांड हो गया तो ज्ञात करो डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का अंडर रूट, तो 2d स्क्वायर, तो अंडर रूट 2d हो गया, तो कितना आ जाएगा अंडर रूट 2d। यहां तक समझ में आ गया कि नहीं? प्लस यहां आ जाओ प्लस के माइनस का होगा क्योंकि माइनस क्यू है, प्लस क्यू और माइनस क्यू कितना हो गया माइनस क्यू, तो माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन ए डी की दूरी कितनी है डी। यहाँ क्या आएगा, यहाँ प्लस का आ जाए, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन डी बी कितनी है डी बी, तो डी बी का मान ये भी कांड हो गया फिर इस त्रिभुज के लिए, या आप इस त्रिभुज के लिए कांड कह सकते हो। बरक का तो विकर्ण है, तो क्या हो जाएगा वही आएगा अंडर रूट 2d, अंडर रूट 2d। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब डी सी वाला ये बचा तो प्लस, अब यहाँ प्लस माइनस है तो माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन डी सी की वैल्यू कितनी है डी। यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं? वैसे इसमें समझने के लिए इतना कुछ खास है नहीं। अब इसको आगे सॉल्व कर दो, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो माइनस वाले एक जगह कर लो और प्लस वाले एक जगह कर लो, तो माइनस वाले 4 हो गए, ये 4 भाईबंद हो गए, ये दोनों भाईबंद हो गए, तो कितने हो गए माइनस का 4 के क्यू स्क्वायर अपॉन डी, ये तो होगा। और यहाँ कितना हो जाएगा प्लस का प्लस ये 2 हो गए, तो 2 के क्यू स्क्वायर अपॉन अंडर रूट में 2d। यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे सॉल्व कर दो इक्वल, इसमें से कॉमन क्या आ रहा है के क्यू स्क्वायर अपॉन डी, तो कॉमन क्या आ गया के क्यू स्क्वायर अपॉन डी। इस माइनस वाले पद को पीछे रख लूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ब्रैकेट में, या एक बार सही लिख लो -4, यहाँ तो कितना बचा -4, और यहाँ कितना बचा +2 अपॉन रूट 2, अरे ये तो बचा। आगे सॉल्व कर दो इक्वल के क्यू स्क्वायर अपॉन डी और -4 प्लस, देखो यहाँ के ये से कट गया 2, अंडर रूट 2 से कट गया, कितना बचा √2 बचा, तो कितना हो गया के क्यू स्क्वायर अपॉन डी, दिख रहा है कि नहीं? तो यहाँ कितना आ गया, देखो इससे ही कट गया, तो अंडर रूट 2 बार मैं इसको आगे पहले रख लेता हूँ, अंडर रूट 2 ये कितना -4, ये आपका आंसर आ गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, जल्दी करो स्क्रीनशॉट लो, फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं, जल्दी करो। अब इसी में जो नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है उस पर चर्चा कर लेते हैं, जल्दी करो स्क्रीनशॉट ले लिया। देखो नेक्स्ट दूसरा क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है कोई आवेश Q0 वृत्त के केंद्र E पर लाया जाता है। अब कोई आवेश है Q0 परीक्षण आवेश है, परीक्षण आवेश को कहाँ लेके आ रहे हैं इसके केंद्र पर, जब हम केंद्र पर लेके आ रहे हैं तो पूछा क्या जा रहा है Q0 वृत्त के केंद्र E पर लाया जाता है तथा चारों आवेश अपने शीर्षों पर दृढ़ है। ये आवेश अब पहले से फिक्स है, ये अपने शीर्षों पर दृढ़ है, ये Q0 आवेश को हम इसके केंद्र पर लेके आते हैं। तब ऐसा करने के लिए कितना अतिरिक्त कार्य करना पड़ेगा, तो हमें कितना एक्स्ट्रा कार्य करना पड़ेगा। ये तो कार्य हमारा हो ही गया, जो कुछ होना था वो तो कार्य हो गया। अब इसके अतिरिक्त कार्य पूछा जा रहा है और एक्स्ट्रा कार्य कितना करना पड़ेगा, तो हमें उसकी गणना करनी है। तो कर लेते हैं इसको, या भी कह सकते हैं ये कौन सा पॉइंट था, न्यूमेरिकल कौन सा है, क्रमांक 12 में है, 12 में का ए था ये। अब हम बात कर लेते हैं बी की, तो 12 में का बी। मानता हूँ हम इस तरह करते हैं, थोड़ा टाइम जरूर लगता है, लेकिन कंसेप्ट इतना क्लियर होता है कि इससे रिलेटेड भी अगर अदर न्यूमेरिकल भी आ जाए तो वो आपसे बचेगा नहीं। और न्यूमेरिकल में समझ होनी चाहिए, न कि रटना। थ्योरी को चलो ठीक है रट लो, लेकिन न्यूमेरिकल रटने से काम नहीं चलता। कितने याद करोगे न्यूमेरिकल? तो आपको तो ऐसा बनना है कि कैसा भी न्यूमेरिकल कहीं से भी आ जाए, आप उसमें अपना लॉजिक लगा के, कंसेप्ट लगा के और उसको हल कर दो। और ये जब आपका बेसिक हो जाएगा, तो मैं आपको, जब आपकी 12th क्लास हो जाएगी, यदि बाद में टाइम मिलता है तो मैं आपको डेफिनेटली ऐसी ऐसी ट्रिक बताऊंगा किसी भी न्यूमेरिकल को किस प्रकार से तोड़ना होता है। प्रत्येक टॉपिक वाइज बताऊंगा
कि किसी भी न्यूमेरिकल को शॉर्टकट हमें कैसे तोड़ना है। तो वो सारी ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल तो अपना जो बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन हैं उन्हीं को सॉल्व करना है। या आप ये कह सकते हो कि बोर्ड एग्जाम में आने वाली जो आपकी बुक्स है, राजस्थान बोर्ड की बुक है और एनसीईआरटी बुक है, उन दोनों के न्यूमेरिकल कवर करेंगे, उसके बाद में हम आगे बात करेंगे। तो नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है कि यहाँ इसके केंद्र पर, इस वृत्त के केंद्र पर क्या लेके आ रहे हैं, क्यू नॉट परीक्षण आवेश लेके आए। क्यू नॉट क्या लेके आए, परीक्षण आवेश। तो पहले हमने ये निकाय व्यवस्थित किया था, पहले प्लस क्यू को लेके आए, फिर माइनस क्यू को, प्लस क्यू को, फिर माइनस क्यू को, इस प्रकार से तो हमें कुछ कार्य करना पड़ा। लेकिन इसमें पूछा है और अतिरिक्त कार्य कितना करना पड़ेगा, हमें वो अतिरिक्त कार्य ज्ञात करना है। तो क्यू नॉट को लेके आए, देखो हम इसको दो तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। पहला तरीका तो हम इस पर विद्युत विभव ज्ञात कर लें, वृत्त के केंद्र पर उपस्थित क्यू नॉट पर हम विद्युत विभव ज्ञात कर लें। यदि हमने विद्युत विभव ज्ञात कर लिया तो विद्युत विभव से विद्युत क्षेत्र में ज्ञात कर लेते हैं। विद्युत विभव तथा विद्युत क्षेत्र में संबंध का फॉर्मूला हम पर आता है, जब आता है तो हम उसको ज्ञात कर भी लेंगे। तो एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका, आप स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कर लो। इसको लाने में स्थितिज ऊर्जा, क्योंकि हमें पता है इसके विरुद्ध हमें कार्य करना पड़ेगा, माइनस के आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, इसके कारण इसके विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, इसके कारण इसके विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। तो चारों के कारण जो हमें कार्य करना पड़ेगा हम उस कार्य को ज्ञात कर लेंगे और उसका परिणामी कार्य उसकी क्या आ जाएगी, स्थितिज ऊर्जा आ जाएगी, आएगी कि नहीं। तो इस प्रकार से हम स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कर सकते हैं। तो स्थितिज ऊर्जा का मतलब कार्य होता है और स्थितिज ऊर्जा का मतलब क्या होगा, कार्य होगा। तो यहाँ आप दो तरीके से, कैसे भी तरीके, पहले मैं विद्युत विभव वाला तरीका अपना लेता हूँ, फिर आपको मैं बता दूंगा कि हम कार्य भी ज्ञात करके इसको कर सकते हैं। तो पहला तरीका अपना विद्युत विभव वाला है, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, बी है, व्हीकल क्या हो जाएगा, देखो बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव आपने पढ़ा है के क्यू अपॉन आर, जहाँ आर उस बिंदु व आवेश के मध्य की दूरी है। आर का मतलब हमेशा ये याद मत कर लेना, हमेशा आर ही रखनी है। वहाँ आर से तात्पर्य उस बिंदु आवेश तथा उस बिंदु की जिस पर हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है उनके मध्य की दूरी है। तो पहले हम ए बिंदु पर उपस्थित प्लस क्यू आवेश के कारण इस पर विद्युत विभव ज्ञात कर लेते हैं। हमें इस दूरी की आवश्यकता होगी कि नहीं, वो आपको टोटल दूरी पता है, टोटल दूरी आपको पता है कि नहीं, कितनी है, √2d है या नहीं। अरे जस्ट पहले ही ज्ञात करवाई है मैंने। AC की दूरी आपको पता है √2d। तो A इसका नाम दे दो कुछ, माने कि मध्य बिंदु O है, मध्य बिंदु क्या है, O। अब AO की दूरी आप ज्ञात कर सकते हो, AC/2 मतलब √2d/2। तो क्या हो जाएगा, d अपॉन √2, कितना आएगा, √2d/2। इससे इसको काट तो कितनी बार कट गया, d अपॉन √2। तो AO की दूरी कितनी आ गई, d/√2। तो KQ प्लस का Q है, धनावेश के कारण विद्युत विभव धनात्मक होता है, या आप ये कह सकते हो धनावेश के कारण किया गया कार्य धनात्मक होता है। तो विद्युत विभव कैसा होगा, धनात्मक होगा, अपॉन मध्य की दूरी AO, इसका मान हम रख लेंगे बाद में, प्लस या माइनस क्यू आवेश के कारण जब हम इसको ज्ञात करेंगे तो क्या आएगा, ये वाली दूरी काम में ली जाएगी। माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत विभव ऋणात्मक होता है, तो माइनस KQ अपॉन दूरी कितनी है, BO, दूरी कितनी है, BO। अब इस आवेश के कारण देख लो, तो ये वाली दूरी काम आएगी, तो ये वाली दूरी काम आएगी तो कितना हो जाएगा, माइनस क्यू आवेश से तो माइनस KQ अपॉन मध्य की दूरी कितनी है, DO। अब इस प्लस क्यू आवेश के कारण इस पर ज्ञात करना है, तो प्लस KQ अपॉन मध्य की दूरी CO, DO CO सब यहीं आ गए, DO CO। तो यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं। अब देखो इनका मान रख लो, KQ अपॉन AO कितना है, सब दूरी समान है, d अपॉन √2 माइनस KQ अपॉन BO का मान d अपॉन √2, सभी दूरियां समान है, माइनस KQ अपॉन d√2 प्लस KQ अपॉन d अपॉन √2। अब देखो ये प्लस का, ये माइनस का, ये माइनस का, ये प्लस का, ये सब कट पिट गए, 0 आ गया। तो विद्युत विभव का मान क्या आ गया, 0। उस वृत्त के केंद्र पर, उस वृत्त के
केंद्र पर विद्युत विभव का मान शून्य है। अच्छा, विद्युत विभव का मान शून्य तो V क्या होता है W/Q। V क्या होता है, इसमें क्या ज्ञात करवा रहा है, ऐसा करने पर कितने अतिरिक्त कार्य करना पड़ेगा, तो कार्य ज्ञात करवा रहा है, तो V क्या आ जाएगा W/Q। तो विद्युत विभव और कार्य में भी ये संबंध है। हमने विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में भी संबंध पढ़ा था, यहाँ से हम विद्युत क्षेत्र की संकल्पना पर भी विचार कर सकते हैं। अब यहाँ कार्य पूछा जा रहा है तो कार्य पर ही बात करेंगे। तो V क्या होता है W/Q। जब V का मान 0 तो अब यहाँ W क्या हो जाएगा, अरे W 0 होगा तो अतः किया गया अतिरिक्त कार्य 0 होगा, शून्य होगा। समझ में आ गया? तो आप क्या कहोगे, विभव शून्य है तो अतः किया गया अतिरिक्त कार्य शून्य होगा। अतः Q0 आवेश को लाने में किया गया अतिरिक्त कार्य, Q0 आवेश को लाने में किया गया अतिरिक्त कार्य शून्य होगा। अरे होगा कि नहीं, शून्य होगा। यहां तक समझ में आ गया? तो ये तो हमने विभव से कार्य ज्ञात कर लिया। इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार जल्दी फटाफट। अब देखो इसको आप कैसे कर सकते हो, हम डायरेक्ट भी कार्य ज्ञात कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कार्य ज्ञात कर सकते हैं। जैसे इसको V को किसमें बदल लो, उसकी स्थिति ऊर्जा या कार्य W इक्वल ये K Q1 Q2 अपॉन R फॉर्मूला होता है दो आवेशों के निकाय की स्थिति ऊर्जा K Q1 Q2 अपॉन R। तो यहाँ क्या आ जाएगा, K Q1 का मान क्या है, प्लस का Q है, और Q0 Q2 का मान क्या है, Q0 आवेश को लेके आए, प्रत्येक यहाँ क्या लग जाएगा Q0, यहाँ क्या लग जाएगा Q0, यहाँ क्या लग जाएगा Q0, यहाँ क्या लगेगा Q0 क्या हो गया, W इक्वल 0। आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो। समझ में आ गया कि नहीं? कुछ नहीं, उसका डायरेक्ट कार्य ज्ञात कर लो कि Q1 Q2 अपॉन R दोनों के मध्य की दूरी है। अब Q1 Q2 ज्ञात करेंगे तो यहाँ Q1 का मान तो कौन सा मान होगा, देखो Q1 का मान ये होगा, Q1 ये इस आवेश को लिया जाएगा, और Q2 Q0 जो परीक्षण आवेश लेके आए हम उसको लेंगे। समझ में आ गया? Q2 का मान तो Q0 है और Q1 का मान ये आवेश है। तो आप डायरेक्ट कार्य ज्ञात कर सकते हो, तो आप इस प्रकार से आप इसको शून्य कर सकते हो। शून्य का समझ में आ गया? इस प्रकार से कर सकते हो। और यदि आप विद्युत विभव ज्ञात कर लें तो अच्छी बात है, विद्युत विभव ज्ञात कर ले, जहाँ विद्युत विभव का मान शून्य, तो कार्य ही तो विद्युत विभव है, कार्य ही तो विद्युत विभव है। आप कहोगे सर कभी स्थिति ऊर्जा कार्य कहते हो, तो ये सभी एक संबंधित हैं, सभी राशि एक दूसरे से इस प्रकार से। देखो W इक्वल क्या, Q इक्वल क्या होता है, सॉरी V इक्वल क्या होता है W/Q। अब यहाँ एकांक आवेश ले लो Q0, हमने क्या ले लिया, एकांक परीक्षण धनावेश ले लिया। तो एकांक आवेश के लिए V इक्वल क्या होगा W, विद्युत विभव भी क्या है, कार्य है या नहीं है। जब विद्युत विभव कार्य तो यहाँ भी Q0 ही है, यहाँ भी तो परीक्षण आवेश है। तो हमने विभव ज्ञात किया या कार्य ज्ञात किया, बात तो एक ही है। तो V इक्वल W किसके लिए, Q0 के लिए, Q0 इक्वल 1 कूलम। Q0 का मान कितना है, 1 कूलम। एकांक परीक्षण धनावेश है। जब एकांक परीक्षण धनावेश है तो विभव ही कार्य है। तो विभव 0 करने का अर्थ कार्य को 0 करने से ही है, या आप डायरेक्ट कार्य ज्ञात कर लो तो वो एक ही बात है। ऐसे भी कर सकते हो, जस्ट पहले बताया था वैसे भी कर सकते हो। वो अच्छा है कि जब हम Q0 आवेश को लेकर आए, ये आपके अंदर समझ होनी चाहिए कि Q0 एकांक आवेश है, तो विद्युत विभव अगर हमने 0 कर दिया तो कार्य ही को ही 0 कर दिया, क्योंकि विभव भी क्या है, कार्य है एकांक आवेश के लिए। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो किसी भी तरीके से कर लेना, वो आपकी श्रद्धा है। इसका भी स्क्रीनशॉट लो जल्दी फटाफट। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। देखो ये कौन से क्रमांक का हो गया, ये 12वां हो गया। अब हम 13वें की बात करेंगे। तो 13वां न्यूमेरिकल क्या है, ये 13वां बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है, विशेषकर इसमें मैथ का एक अच्छा कंसेप्ट लगेगा। और इस टाइप का न्यूमेरिकल आपने पहले चैप्टर में भी किया है।
पहले चैप्टर में जो आंकिक प्रश्न दिए हुए हैं, विद्युत क्षेत्र वाले चैप्टर में आंकिक प्रश्न दिए हुए हैं, उसमें कुछ इस प्रकार से एक क्वेश्चन दिया था कि एक आवेश है Q, एक आवेश है Q, उसको Q1 तथा Q2 में विभक्त किया जाता है। पहले चैप्टर में आपने एक न्यूमेरिकल पढ़ा था कि एक आवेश से Q, उसको Q1 तथा Q2 में विभक्त किया जाता है, तो उनके दोनों के मध्य अधिकतम बल लगने की शर्त क्या है, उसको किस प्रकार से डिवाइड करें, कितनी मात्रा डिवाइड करें कि उनके मध्य अधिकतम प्रतिकर्षण बल कार्य करे। सेम उसी तरीके से वहाँ जो कंसेप्ट लगा था वो कंसेप्ट यहाँ लगेगा। मानता हो सकता है आपने वो कंसेप्ट कुछ जो बच्चे जैसे कुछ बच्चों ने उसको नहीं पढ़ा होगा, हो सकता है उसको अलग तरीके से किया हो सकता है आपने इस तरीके से किया हो उसको कि कोई आवेश Q है उसको Q1 तक Q2 में डिवाइड किया जाता है, तब उनका परिमाण क्या हो कि उनके मध्य अधिकतम बल लगे। तो आपने ये एक लाइन लिख ली होगी केवल कि उनको यदि 50-50% डिवाइड किया जाए, Q को Q1 तथा Q2 में यदि डिवाइड किया जा रहा है तो Q/2 कर दिया जाए, यदि आधा परिमाण कर दिया जाए, आवेश को क्या कर दिया जाए, आधा कर दिया, तब अधिकतम बल लगेगा। और बात भी सही है, तभी अधिकतम बल कार्य करेगा। लेकिन इसका एक थोड़ा सा देखो, एक अलग तरीके से करना एक अलग चीज़ होती है, क्रिएटिव माइंड एक अलग चीज़ होती है। तो यहाँ आप इसको एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, विशेषकर मैथ वालों के लिए बता रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे कर दो, सही है आपका। लेकिन यदि ये 2 नंबर में पूछ लिया गया तो आप इसमें क्या लिखोगे, न्यूमेरिकल 2 नंबर का आता है इसमें से, 1 से लेकर 4 चैप्टर जो आपके स्थिर वैद्युतिकी है, इसमें से 2 नंबर का न्यूमेरिकल आता है। और वो न्यूमेरिकल इस प्रकार से किसी Q आवेश को Q1 तथा Q2 में विभक्त किया जाता है, तब उनके मध्य अधिकतम बल लगने की शर्त क्या है। यदि 2 नंबर में आ गया, क्या आप एक ही लाइन लिख के फ्री कर दोगे कि उनको 50-50% डिवाइड कर दो तो उनके मध्य अधिकतम बल लगेगा, या आप ऐसे तो Q/2 कर दो तो उनके मध्य अधिकतम बल लगेगा। बात सही है आपकी, लेकिन क्या 2 नंबर इसमें मिल जाएंगे, नहीं, उसको प्रॉपर रूप से ट्रैक करना पड़ेगा। विशेषकर मैथ वाले तो बहुत ही अच्छे से एक्सपर्ट होते हैं, कर सकते हैं। अरे आपने एक एक्सरसाइज पढ़ी होगी अवकलज का अनुप्रयोग 8.6, जो प्रेजेंट में चल रहा है उसमें 8.6 एक्सरसाइज है, या 8वीं पूरी एक्सरसाइज अवकलज के अनुप्रयोग है, 8वीं पूरी, 7वीं अवकलन वाली है, फिर दूसरी 8वीं एक्सरसाइज पूरी अवकलज के अनुप्रयोग से संबंधित है। तो उसमें आपने पढ़ोगे निरंतर वर्धमान था निरंतर ह्रासमान फलन। आप वो सर इनकी चर्चा क्यों कर रहे हैं, यदि आपका वो कंसेप्ट क्लियर है तो आप इसको बहुत ही आसानी से कर पाओगे। अन्यथा इसका दूसरा तरीका भी है, शॉर्ट तरीका भी है, उससे भी आप कर सकते हो, ये इस कंसेप्ट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन अच्छी बात है आप एक्सपर्ट हो, थोड़े से फिजिक्स को मैथ से भी रिलेटेड करो, मैथ के कौन से कंसेप्ट यहाँ काम आ रहे हैं। यदि आपका इस प्रकार से माइंड क्रिएटिव है, यदि आपकी ब्रेन स्टॉर्मिंग इस प्रकार से है कि आप किसी चीज़ को एक दूसरे रिलेटेड करना जानते हो, तो वो आपके लिए प्लस पॉइंट है। विशेषकर सिविल सर्विस वाले बच्चे होते हैं, वहाँ ऐसे रट्टा नहीं लगाया जाता कि आपने भ्रष्टाचार का निबंध रट लिया, भ्रष्टाचार के विडम्बना है, पता नहीं शुरू से हमेशा से वो जो पासबुक्स होती हैं उनका रट्टा लगाते आए हैं। थोड़ा माइंड इतना क्रिएटिव रखो, आप किसी भी चीज़ को कहीं भी जोड़ दो और वो आपकी एग्जिट हो, बिल्कुल सही फिट हो। जैसे आपने सिविल सर्विस, विशेषकर जो बच्चे सिविल सर्विस में जाना चाहते हैं, वो सिविल सर्विस इसी बात की डिमांड करती है कि जो ऐसे का पेपर होता है उसमें एक निबंध का पेपर होता है, तो उसमें ये नहीं है कि आपने कहाँ से रट के रखा, आपने जो मैटर दिया है वो आपका जो लिखने का ट्रेंड है वो किस प्रकार से अलग है। आप अन्य किसी एग्जामिनर ने आपकी कॉपी चेक की, सिविल सर्विस की कॉपी चेक की, जो 10 कॉपियाँ उसने पर डे चेक कर रहा है, तो 10 में से आप अपने आप को किस प्रकार से अलग शो कर पा रहे हो, आप ऐसा क्या मैटर लिख रहे हो। एक यथार्थ मैटर की बात कर रहा हूँ, आप ये नहीं कि उलट टप्पी दो उसमें। तो आपने कितना यथार्थ मैटर लिखा कि आप उन 10 में आप अपने आप को किस प्रकार से अलग शो कर पा रहे हो। तो आप जितनी भी सब्जेक्टों नॉलेज रखते हो तो उसको एकीकृत कैसे कर पा रहे हो। डिफरेंट सब्जेक्टों की नॉलेज को यदि आप एकीकृत कर पा रहे हो तो आप एक क्रिएटिव माइंड हो। तो इसी प्रकार से मैं थोड़ा आपको इतना करता रहूँगा कि किसी सब्जेक्ट में किसी सब्जेक्ट को किसी में मैं आपको रिलेटेड करके ही पढ़ाऊँगा। पूरी फिजिक्स को मैं इसी प्रकार से पढ़ाता हूँ कि आपको हर एक कंसेप्ट, कोई केमिस्ट्री से कोई रिलेशन मिल जाएगा, किसी से ऑल सब्जेक्ट आपको रिलेशन मिल ही जाएगा। जितना संभव होगा उतना मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो यहाँ हम बात कर लेते हैं 3 आवेश Q, 2Q तथा 8Q को 9 सेंटीमीटर लंबी रेखा पर ले जाना है। तो एक आवेश है Q, 2Q, तीसरा आवेश क्या है 8Q। इस प्रकार से 3 आवेश दिए हुए हैं। हमें एक लंबी रेखा पर रखनी है, तीनों कहाँ रखनी है, एक लंबी रेखा पर रखनी है।
तो लंबी रेखा पर ले जाना है, इन आवेशों को कहाँ रखें ताकि निकाय की स्थिति ऊर्जा न्यूनतम हो। अब इसको हम कहाँ रखेंगे, निकाय की क्या हो, स्थिति ऊर्जा न्यूनतम हो। तो न्यूनतम होने, स्थिति ऊर्जा न्यूनतम का मतलब कार्य कम हो, कार्य न्यूनतम होगा तो स्थिति ऊर्जा न्यूनतम होगी। तो अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि यदि हम +2q और 8q को हम पास पास रख दें, माना कि हम 8q को ले आए यहाँ पहले, 8q आप इसको ले आए, अब हम ले आए 2q को, 2q को रख दें यहाँ। अब एक बात बता, ये इसका परिमाण अधिक है, इस आवेश का परिमाण अधिक है तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र भी अधिक होगा। तो 2q आवेश को लाने में कार्य भी हमें अधिक करना पड़ेगा क्योंकि इसका भी परिमाण अधिक है। तो हमें अधिक कार्य करना पड़ेगा क्योंकि कार्य W किस पर निर्भर करेगा, दो आवेशों के निकाय की स्थिति ऊर्जा K Q1 Q2 अपॉन R, दोनों आवेशों के परिमाण पर डिपेंड कर रही है। स्थिति ऊर्जा अधिक होगी यदि दोनों आवेशों का परिमाण अधिक होगा। इसका मतलब हमें न्यूनतम करना है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि न्यूनतम करना है, तो जब न्यूनतम करना है तो बता जल्दी, इसका परिमाण कम से कम होना चाहिए और इनके मध्य की दूरी कैसी होनी चाहिए, यदि दूरी का मान अधिक होगा तो कार्य का मान कम होगा, स्थिति ऊर्जा का मान कम होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि अधिक परिमाण के आवेशों को अधिकतम दूरी पर रखें, दूरी अधिक होगी तो कार्य का मान कम होगा। हमारा टारगेट न्यूनतम करना है, तो न्यूनतम कब होगा, कार्य न्यूनतम तब होगा जब अधिक परिमाण के आवेश परस्पर अधिकतम दूरी पर व्यवस्थित हो। तो ये तो फिक्स हो गया हमारा कि 2q और 8q को हमें दूर दूर रखना है। अब बचा क्या q, उसको कहीं बीच में लगा दो, उसको कहाँ एडजस्ट कर दो बीच में, क्योंकि हमें तीनों एक ही रेखा पर एडजस्ट करनी है। तो ध्यान रखना, अधिकतम परिमाण वाले आवेशों को जितनी अधिक दूरी पर रखेंगे उतनी ही निकाय की स्थिति ऊर्जा कम होगी और हमें वही काम करना है, न्यूनतम स्थिति ऊर्जा न्यूनतम हो सके। और एकदम न्यूनतम करने के लिए हम उसी कंसेप्ट में जाएंगे, अवकलज के अनुप्रयोग। तो अभी चर्चा करने से पहले ये चित्र बना लें। तो बात समझ में आ गई कि नहीं कि किस प्रकार से अधिकतम परिमाण के आवेश को परस्पर दूर रखा जाता है। तो हम यहाँ आवेशों को रख लेते हैं। देखो यहाँ तो रख लें 8q आवेश को, और यहाँ क्या रख लेते हैं 2q आवेश को, यहाँ कहीं रख देते हैं q आवेश को। तो इस प्रकार से हमने आवेशों को व्यवस्थित कर लिया, तभी न्यूनतम हो सकेगी। यदि हमने अधिक परिमाण के आवेश परस्पर दूर रखें तभी ये न्यूनतम हो जाएगी। तो ये टोटल दूरी दी हुई है, इसमें कुछ परस्पर 9 सेंटीमीटर, 3 आवेश Q 2Q था 8Q को 9 सेंटीमीटर लंबी रेखा पर ले जाना है। तो तीनों आवेशों की जो लंबी रेखा ये कितनी है 9 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई कितनी है। अब सेंटीमीटर है तो ये CGS पद्धति है, इसको तो कन्वर्ट करना पड़ेगा SI में, तो कर लेंगे। 100 का भागी तो देना है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी माना कि x, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी 9 माइनस x, सेंटीमीटर। ये भी किस में होगी सेंटीमीटर में, सेमी। यहाँ तक बात समझ में आ गई कि नहीं। ये दूरी भी आप सेमी मत लगाओ, भले आप मान लो कि ये सेंटीमीटर में ही है, ठीक है। तो x और एक दिन 9 माइनस x। तो इस प्रकार से निकाय में आवेश उपस्थित है। अब इसकी स्थिति ऊर्जा को न्यूनतम करना है। स्थिति ऊर्जा को क्या करना है न्यूनतम। ऐसे ही पहले चैप्टर का क्वेश्चन देख लेता हूँ, कौन सा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन मुझे कुछ याद है कि कोई Q परिमाण का आवेश है, उसको 2 भागों में डिवाइड करना है, Q1 और Q2, तब उन आवेशों का परिमाण क्या होगी, बल की शर्त, मतलब बल अधिकतम लगे तो वह शर्त क्या है। तो देख लेता हूँ, ये विद्युत आवेश Q को 2 भागों में डिवाइड किया जाता है, यही है। तो इसको मैं आपको बताऊंगा, इसको और इस वाले को हम दोनों को किस प्रकार ये सिमिलरिटी रखते हैं, किस प्रकार से हम सेम हल कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको बताया था निरंतर वर्धमान था निरंतर ह्रासमान फलन अवकलज का अनुप्रयोग। तो निरंतर वर्धमान था निरंतर ह्रासमान फलन। तो माना कि कोई फलन है, भाई वाले तो बेचारे यही सोच रहे होंगे सर ये फलन क्या फफूंद है। कोई बात नहीं, फलन होता है। तो जैसे कोई फलन है इस प्रकार से, अब हमें ये चेक करना है निरंतर वर्धमान या ह्रासमान है। तो जैसे ये इसका उच्चिष्ट बिंदु हो गया, ये इसका निम्निष्ट बिंदु हो गया, ये इसका उच्चिष्ट बिंदु हो गया। तो जब हम निरंतर वर्धमान और ह्रासमान चेक करते हैं तो वहाँ उच्चतम बिंदु और निम्नतम बिंदु होता है, उस पर अवकलज का मान 0 होता है, ये आपने पढ़ा है।
मैथ की एक्सरसाइज में आपने पढ़ा होगा, मैथ वालों ने अवकलज के प्रयोग इसलिए नहीं पढ़ा है, वो देख रहे हैं उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट बिंदु पर अवकलज का मान शून्य होता है। कोई भी फलन हो उसके उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट बिंदु पर अवकलज का मान शून्य होता है। तो यहाँ क्या होगा, dy dx, ये x घटक है और ये कौन सा घटक है, y घटक। तो dy dx इक्वल 0, यहाँ भी dy dx ऑफ y इक्वल 0। अवकलज का मान उच्चिष्ट और निम्निष्ट बिंदु पर अवकलज का मान शून्य होता है कि नहीं। चलो ठीक है, अब हमें ये चेक करना है कि जो उच्चिष्ट पर भी शून्य है निम्निष्ट पर भी शून्य है, तो ये बड़ी समस्या होगी कि ये वर्धमान ह्रासमान कैसे चेक करें। तो देखो वर्धमान ह्रासमान ऐसे चेक करते हैं, वर्धमान का मतलब निरंतर बढ़ता हुआ ग्राफ। अरे निरंतर वर्धमान फलन मतलब ऐसा फलन जिसका ग्राफ निरंतर बढ़ेगा, और निरंतर ह्रासमान का ऐसा फलन जिसका ग्राफ निरंतर क्या होगा, गिरेगा। और एक वर्धमान और ह्रासमान और होते हैं, फलन निरंतर वर्धमान निरंतर ह्रासमान अलग है और वर्धमान ह्रासमान अलग है। देखो वर्धमान तो ये भी हो सकता है, जैसे कोई फलन है ऐसे वृद्धि कर रहा है फिर ऐसे एकदम कांस्टेंट भी हो जाए, फिर वृद्धि करे फिर कांस्टेंट हो जाए, तो ये भी तो वर्धमान है लेकिन निरंतर नहीं है। ये फलन कैसा है, वर्धमान है, लेकिन किसी स्थिति पर ये क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, तो हम इसको वर्धमान कह सकते हैं, ना कि निरंतर वर्धमान। ऐसे ही ह्रासमान भी होता है, जैसे ये फलन है ऐसे गिर रहा है बिल्कुल, फिर कांस्टेंट हो जाए, फिर गिर रहा है, फिर कांस्टेंट हो जाए, तो ऐसे कोई फलन होगा, कोई ग्राफ आएगा तो वो कौन सा कैसा हो जाएगा, निरंतर ह्रासमान नहीं होगा, केवल ह्रासमान होगा। ये ह्रासमान है क्योंकि ये क्या कांस्टेंट भी तो हो रहा है लेकिन निरंतर नहीं है। ये भी क्या है, वर्धमान है लेकिन निरंतर नहीं है। और ये निरंतर वर्धमान है और निरंतर ह्रासमान है, निरंतर वर्धमान निरंतर ह्रासमान। बात समझ में आ गई कि नहीं। तो अब इसको चेक करना है निरंतर वर्धमान कैसे, निरंतर ह्रासमान कैसे है। तो देखो इसके हम पड़ोसी बिंदु ले लेते हैं। इसका एक पड़ोसी बिंदु ये हो गया और इसका एक पड़ोसी बिंदु ये हो गया। अब राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों हैंडों पर हमने दो पड़ोसी बिंदु ले लिए। यदि देखो इसे उच्चिष्ट बिंदु, यदि ये उच्चिष्ट है तो इसका मान इससे अधिक है या नहीं है। यदि ये बिंदु कैसा हुआ, उच्चिष्ट, तो सर्वाधिक मान है कि नहीं है। बिंदु उच्चिष्ट का मतलब उस बिंदु पर सर्वाधिक मान होगा, और सर्वाधिक मान है तो बाकी पड़ोसी बिंदुओं पर मान कम होंगे, अर्थात जीरो से भी कम होंगे, क्योंकि उच्चिष्ट पर तो अवकलन का मान जीरो हो रहा है। उच्चिष्ट पर तो अवकलन का मान जीरो हो रहा है, तो dy dx इज लेस देन जीरो, इधर dy dx इज लेस देन जीरो। दोनों पड़ोसी बिंदुओं पर अवकलन का मान जीरो से कम प्राप्त होगा। यदि ये स्थिति पैदा हो रही है कि किसी बिंदु पर अवकलज का मान शून्य है, तो या तो वो उच्चिष्ट है या निम्निष्ट है। अब प्रॉब्लम ये है कि वो उच्चिष्ट है या निम्निष्ट है, इसको भी हमें डिफाइन करना है। तो हमें उसके पड़ोसी दो बिंदु ले लेंगे, उस पर अवकलन का मान ज्ञात करेंगे। यदि वह उस अवकलन का मान जीरो से कम प्राप्त हो रहा है तो फलन देखो कैसा है, ये फलन इधर भी गिर रहा है और ये फलन इस बिंदु से इधर भी गिर रहा है, तो कैसा हो गया, निरंतर ह्रासमान फलन होगा। कैसा होगा, निरंतर ह्रासमान फलन होगा। बात समझ में आ गई कि नहीं। अब अवकलन का मान शून्य है यदि उसके पड़ोसी बिंदुओं पर, यदि उसके देखो ये न्यूनतम हो गया, फिर से अधिक है या नहीं है मान, तो dy dx इज ग्रेटर देन जीरो। यहाँ भी क्या होगा, ये तो कहाँ हो जाएगा, इस बिंदु पर dy dx इक्वल जीरो, और इस बिंदु पर क्या होगा, dy dx इज ग्रेटर देन जीरो। बात समझ में आ गई कि नहीं। ये न्यूनतम है देखो, और इससे ज़्यादा है मान, और जब ज़्यादा मान है तो इसका मतलब निरंतर वर्धमान फलन होगा। देखो दोनों ओर निरंतर वर्धमान है या नहीं है। ये तो यहाँ से निरंतर ह्रासमान हो गया और ये यहाँ से निरंतर कैसा हो गया, वर्धमान हो गया। तो निरंतर वर्धमान निरंतर ह्रासमान फलन समझ में आ गए। अब यहाँ इसकी चर्चा करने का मतलब क्या है, यहाँ चर्चा करने का मतलब ये है कि यदि अधिकतम शर्त पूछ ली जाए तो भी अवकलन का मान आपको शून्य करना है, और न्यूनतम की शर्त पूछ ली जाए तो भी आपको अवकलन का मान शून्य करना है। पहले चैप्टर में मैं जिस प्रश्न की बात कर रहा हूं कि बल अधिकतम बल लगने की शर्त क्या है, किसी आवेश Q को दो भागों में डिवाइड किया जाता है तो उनका परिमाण क्या हो कि उनके मध्य अधिकतम बल लगे। अधिकतम बल लगने का मतलब क्या हो गया, ये उच्चिष्ट हो गया। अधिकतम का मतलब अधिकतम पर भी अवकलज का मान शून्य होता है, तो df अपॉन dq आवेश के सापेक्ष करना है कि आवेश का मान क्या होना चाहिए, तो dq
उसको दो भागों में तोड़ दिया तो Q1 के सापेक्ष कर सकते हो या Q2 के सापेक्ष, दो भागों Q1 Q2 में तोड़ दिया तो Q1 के सापेक्ष भी कर सकते हो और Q2 के सापेक्ष कर सकते हो। इक्वल 0 करके आप इसमें F इक्वल कहाँ से आएगा, कूलॉम नियम से K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो F इक्वल आप कूलॉम नियम से निकाल सकते हो और Q1 के सापेक्ष कर दिया तो वहाँ से आप उसका मान ज्ञात कर सकते हो। उस न्यूमेरिकल को पूछना हो तो मुझे कमेंट्स में बताएं, मैं उसको फिर अगले उसमें बता दूंगा, या आप यही करना चाहें तो कर सकते हो। मैं स्पीड में बता देता हूँ। वो जो न्यूमेरिकल है 7वें नंबर का वो है, देखो DF अपॉन DQ1, हमें ये तो करना है। और आवेश क्या था, आवेश क्या था यहाँ देख लो, Q आवेश को डिवाइड किया है Q1 प्लस Q2 में, तो यहाँ से Q1 क्या आ जाएगा, Q1 इक्वल Q माइनस Q2, ये तो आएगा। अब मैंने कैपिटल Q ले लिया है, ये यहाँ तक दिख रहा है कि नहीं, मैंने कैपिटल Q ले लिया तो यहाँ भी मैं कैपिटल Q ले लेता हूँ, तो यहाँ क्या आ जाएगा कैपिटल Q2। मैं Q2 के सापेक्ष कर लेता हूँ क्योंकि ये मैंने Q2 के पदों में ज्ञात किया है, तो क्या आएगा इक्वल 0। अब इसको ड्राइव करना है dy dQ2 K Q1 Q2 ही तो ज्ञात करना है। तो Q1 का मैंने मान क्या ज्ञात किया है। अभी एक मिनट थोड़ा सा आपको डिस्टर्बेंस होगा, यहाँ तक समझ में आ गया। देखो यहाँ के Q1 का मान क्या ज्ञात किया मैंने, Q माइनस Q2, तो Q माइनस Q2 और Q2 क्या है, Q2 है अपॉन R स्क्वायर, यही तो है इक्वल 0। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई कि नहीं। अब मैं इसको बिठा रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हो। तो ध्यान रखना, अधिकतम या न्यूनतम की बात की जाए तो वहां अवकलन 0, अधिकतम और न्यूनतम की बात की जाए तो वहां अवकलन 0 होगा। और ध्यान रखना निरंतर वर्धमान फलन अलग है और निरंतर ह्रासमान अलग है, और एक वर्धमान फलन ह्रासमान फलन ये अलग है। मैंने आपको समझा दिया, और उसकी वर्धमान ह्रासमान की शर्त क्या है अब ये आप मैथ में पढ़ लेना। थोड़ा सा देखना चाहते तो ये देख सकते हो dy dx इक्वल 0, ये तो उच्चिष्ट निम्निष्ट पर होगा ही। यदि dy dx इज ग्रेटर देन एंड इक्वल 0, यदि इक्वल 0 आ जाए, यदि केवल ग्रेटर देन है तो वर्धमान होगा। पड़ोसी बिंदु की बात कर रहा हूँ, ये तो कहाँ हो गया उच्चिष्ट निम्निष्ट पर, उसके जस्ट पड़ोसी बिंदु पर ये ग्रेटर देन 0 आ जाता तो निरंतर वर्धमान है, उसमें इक्वल भी लग के आ जाए तो केवल वर्धमान है, ये अंतर है। ऐसे ही यदि dy dx इज लेस देन एंड इक्वल 0 तब केवल ह्रासमान है, यदि ये हट जाए तो निरंतर ह्रासमान है, इसके लिए केवल ह्रासमान है। समझ में आ गया। अब इसको छोड़ो, केवल आपको इतना याद रखना है, अधिकतम न्यूनतम के लिए dy dx इक्वल 0, अधिकतम के लिए dy dx इक्वल 0। तो यहाँ आ जाओ, आप कर लो इसको सॉल्व। इसको सॉल्व करें, Q2 के सापेक्ष करना, बाकी सभी को बाहर निकालो, फेंको उधर। K R स्क्वायर कांस्टेंट है क्योंकि हम Q2 के सापेक्ष कर रहे हैं, जब Q2 के सापेक्ष कर रहे हैं तो बाकी सब अचर को निकाल के वहाँ उधर भेज दो, उधर भेज दें तो 0 में विलय हो जाएगा उसका। तो K अपॉन R स्क्वायर dy dQ2 ऑफ Q2 माइनस Q2 स्क्वायर, इसका मैंने मल्टीप्लाई कर लिया है इक्वल 0। अब ये उधर किस में गया, 0 में गया। अब इसका अवकलन कर दो, जो Q2 के सापेक्ष हो रहा है, Q को अचर माना जाएगा, अचर कहाँ रहता है बाहर, तो Q आ गया केवल, इसका अवकलन क्या हो गया Q माइनस इसका क्या होगा वर्ग है तो 2Q2, अरे x स्क्वायर का 2x होता है, अवकलन होता है कि नहीं, तो 2Q2 इक्वल 0। K अपॉन R स्क्वायर को कहाँ भेज दिया, 0 में उसका विलय हो गया, 0 हो गया, तो क्या बचा Q माइनस 2Q2 इक्वल 0। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो हमारा टारगेट कंप्लीट होने जा रहा है, इसको इधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा Q इक्वल 2Q2, ये तो होगा। अब Q2 का मान कितना आ गया, Q2 इक्वल Q/2। तो ऐसे शानदार तरीके से करो ना स्टाइलिसिस, आपने कर लिया नहीं 50-50% कर दो, वो तो वैसे ही स्पष्ट हो रहा है। और अधिकतम बल कब लगेगा तो उनका प्रमाण आधा हो जाएगा, लेकिन थोड़ा स्टाइलिसिस करो, थोड़ा यदि मैथ के स्टूडेंट हैं थोड़ा स्पेशल करो। तो ये कहाँ से होगा, अवकलज के अनुप्रयोग से। कहाँ से होगा ये, अवकलज के अनुप्रयोग से। तो Q2 का मान Q/2, जो आवेश उसका आधा आधा कर दो तो बल कैसा लगेगा, अधिकतम। बात समझ में आ गई कि नहीं। अब इसी सिस्टम को हम यहाँ अपनाएंगे, वहाँ तो बल अधिकतम की शर्त बतानी थी और यहाँ
स्थिर ऊर्जा न्यूनतम की शर्त बतानी है। बात समझ में आ गई? तो चर्चा कर लेते हैं। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हो। ये पहले चैप्टर का जो आपका विद्युत क्षेत्र वाला चैप्टर है उसका क्वेश्चन है ये। अभी मैं देख के बताता हूँ कौन सा है। 7वां क्वेश्चन है, जो आपके आंकिक प्रश्न है उसका 7वां क्वेश्चन है। तो पहले चैप्टर का आंकिक प्रश्न का 7वां क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया। साथ ही इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट। हाँ, एक चीज ध्यान रखना, इसको इसमें ऐड मत कर देना। ये जो मैं करा रहा हूँ वो वाला न्यूमेरिकल है, तो आप इसको बाद में स्क्रीनशॉट में देखें, सर इसका इससे क्या संबंध है। कोई संबंध नहीं, ये वाला न्यूमेरिकल। जल्दी स्क्रीनशॉट लो फटाफट। अब हम अपने टॉपिक पे वापस आने देखो, यहाँ स्थित ऊर्जा न्यूनतम करनी है। तो स्थिर ऊर्जा न्यूनतम करने के लिए अवकलन का मान 0। तो अवकलन का पहले तो स्थिर ऊर्जा ही याद कर लेते हैं, U इक्वल। तो U इक्वल कितना, स्थिर यहाँ ये पद आएंगे नहीं, यहाँ ही लिख लेते हैं, नीचे लिख लेते हैं थोड़ा। U इक्वल, देखो स्थिर ऊर्जा हम कैसे ज्ञात करेंगे। माना कि पहले टू क्यू आवेश को लेके आए, पहले 2Q आवेश को लेके आए, तो स्टेप वाइज ज्ञात कर लेते हैं। तो K 2Q आवेश को लेके आए, तब किया गया कार्य 0 होगा। अब हम Q आवेश को लेके आए तो 2Q के विरुद्ध हमें कार्य करना पड़ेगा। तो K 2Q Q डॉट Q अपॉन, अब X किस में दिया हुआ है, सेंटीमीटर में, तो किसमें बदलना पड़ेगा, मीटर में। तो X इंटू 10⁻², मीटर में कन्वर्ट हो गया। 100 का भाग दिया है, 100 का भाग देने का मतलब 10⁻² का भाग दिया है, 10⁻² का भाग देने का मतलब 10⁻² का गुणा किया है। तो x इंटू 10⁻² प्लस, अब हम किसको लेके आए, 8Q को। तो 8Q को लेके आए तो पहले से ये दोनों उपस्थित हैं, तो इसके विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा और स्थित के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा कि नहीं। तो इन दोनों को लिख लो पहले। तो K 2Q डॉट 8Q अपॉन क्या आएगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो 9 इंटू 10⁻², 9 सेंटीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट कर दिया, प्लस अब इसके विरुद्ध तो कितना हो जाएगा, K Q डॉट 8Q अपॉन दूरी कितनी है, 9 माइनस x। अब इसको भी किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर में। तो 9 माइनस x इंटू 10⁻²। यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं। ये हमारे पास किसका मान है, U का मान है। अब इसका हमें अवकलन करना है। अवकलन का मान 0 होना चाहिए। अवकलन का मान क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो इसका क्या कर दो, अवकलन कर दो। तो अब इसको आप x, ये हमने दूरी कितनी ली हुई है, x लिए, जो x लिए तो किसके सापेक्ष अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष। तो du न्यूनतम होने के लिए, स्थितिज ऊर्जा के न्यूनतम होने के लिए, स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम हो तब du अपॉन dx, अरे दूरी के x लिए तो x के सापेक्ष हम क्या कर लेते हैं, अवकलन कर लेते हैं। और इसको साथ ही साथ कैलकुलेटर और करके रख दूंगा मैं यहाँ। तो इक्वल 0 होना चाहिए, तो कर दो 0। इस टोटल का क्या करना है, हमें अवकलन करना है। तो dy dx ऑफ K 2Q स्क्वायर, या 2 को पहले रख लेते हैं, 2KQ स्क्वायर, KQ स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ रहा है कि नहीं, जो कि रख दो, अपॉन x इंटू 10⁻² प्लस 16Q स्क्वायर, 16KQ स्क्वायर अपॉन 9 इंटू 10⁻², 9 इंटू 10⁻²। यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ इसको प्लस कर लो, प्लस 8KQ स्क्वायर अपॉन 9 माइनस x इंटू 10⁻²। यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं। हमें अवकलन किसके सापेक्ष करना है, x के सापेक्ष। बाकी राशियाँ अचर बाहर निकाल दो, इनको अचरों को बाहर निकाल दो अवकलन से बाहर। तो कर दो जल्दी फटाफट।
यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं? इसको ज्यों की ज्यों रख लिया है। अब अचर राशियों को कहाँ निकाल दो, बाहर निकाल दो। इक्वल 0, अभी तो ये अवकलन के रूप में लिखा है इक्वल 0, तो हमने 0 भी लिख दिया। अब देखो यहाँ जो अचर राशि है उसको बाहर निकाल के मैं उधर 0 में भेज दूँ तो विलय हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अरे बचेगा कि नहीं? इसमें से देखो 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ जाएगा, और k भी कॉमन आ रहा है, q स्क्वायर कॉमन आ रहा है, माँ के नीचे 10 की पावर माइनस 2 भी कॉमन आ रहा है। ये जो कॉमन मैं यहाँ रखूँगा उसको मैं इधर 0 में भेज सकता हूँ। अरे इधर गुणा में होता उधर किस में चला जाएगा, भाग में। तो 0 में भेज दिया तो 0 हो गया टोटल। अरे होगा कि नहीं होगा? यहाँ तक समझ में आ गया? तो अब इसको निकाल लो बाहर, और उसको उधर भी भेज दिया तो dy dx ऑफ 1/x प्लस, यहाँ तो 1/x ही तो बचेगा, प्लस यहाँ क्या बचेगा 1/9 प्लस यहाँ अब 1/2 कॉमन लिया तो यहाँ 8 बचेगा ऊपर, तो 8/9, यहाँ से 2 कॉमन आ गया। अब यहाँ कितना बचेगा प्लस, यहाँ से 2 कॉमन आ गया तो 4/9 माइनस x। यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं? इक्वल 0। तो आपको थोड़ा ये गाने चलने की वजह से थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो अब यहाँ से आगे अवकलन कर दो। देखो कैसे करेंगे। 1/x का कितना हो जाएगा? अरे 1/x का अवकलन x की पावर 1 मान लो, इसको ऊपर ले जाओ, x की पावर -1 हो गया, तो dy dx ऑफ x की पावर n वाले फॉर्मूले से आप इसका अवकलन कर दो। तो यहाँ कितना हो जाएगा -1/x स्क्वायर। अवकलन नहीं आए तो एक बार जो फॉर्मूले हैं उनको देख लें और एक बार उनका अभ्यास और कर लें किस प्रकार से अवकलन करते हैं, अन्यथा फिर क्लास बहुत लॉन्ग हो जाएगी। तो मैं उतना ही आपको बता रहा हूँ कि किस प्रकार से अवकलन करेंगे। 1/x का कितना हो जाएगा -1/x स्क्वायर, क्योंकि x की पावर 1 ऊपर जाएगा तो x की पावर -1। x की पावर n का अवकलन कैसे करते हैं, n x की पावर n -1, अर्थात घात सामने आती है तो -1 सामने आ जाएगा, उसमें -1 करें तो माइनस का 2 हो गया, नीचे आएगा तो -1/x स्क्वायर। तो यहाँ कितना हो जाएगा -1/x स्क्वायर। अब ये तो बेचारा मर गया 0, अक्षर है, अक्षर अकेला मिल जाए तो अवकलन 0 कर देता है उसको। यदि किसी चर राशि के साथ में मिल जाए तो उसके प्राण बच जाते हैं और उसको बाहर रख देते हैं, सम्मानपूर्वक रखते हैं कि नहीं। अक्षर किसी चर राशि के साथ मिल जाए तो उसको हम अवकलन से बाहर रख देते हैं, और अकेला मिल जाए तो ख़त्म कर देते हैं। तो इसको क्या करते हो, ये तो 0 हो गया और इसका अवकलन और करना है तो 9 - x जब ऊपर जाएगा तो माइनस में जाएगा, की पावर माइनस में जाएगा, 9 - x की पावर -1। तो इसको मैं एक बार बता देता हूँ, पहले तो इतने का स्क्रीनशॉट लो ताकि हमारी जगह खाली हो जाए। जल्दी करो, स्क्रीनशॉट लो। स्क्रीनशॉट ले लिया। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं। हमें केवल इसको सॉल्व करना है। क्या करना है? सॉल्व। और सॉल्व करने में आप बहुत एक्सपर्ट हो, वो एक अलग बात है। कभी कभार जोड़ घटा गुणा भाग नहीं आते, है ना। तो जब हम इसका अवकलन करेंगे तो क्या होगा, -1/x स्क्वायर, -1/x स्क्वायर। और इसका क्या होगा, इसको ये तो 0 हो गया, ये तो क्या हो गया 0, प्लस ये बचा, इसका क्या होगा, इसका हो जाएगा -4/9 माइनस x का वर्ग इक्वल 0। अब प्रॉब्लम ये है कि सर ये 9 - x का ये कैसे हो गया, यहाँ सर प्लस का माइनस कर दिया है। प्रॉब्लम है, प्लस किया क्या कर दिया है, माइनस कर दिया है। देखो कैसे है कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि हमें अवकलन करना है किसका, e की पावर 2 sin x स्क्वायर का। थोड़ा अजीब लग रहा होगा, मैंने जो फलन दिया है थोड़ा सा आपको अजीब लग रहा होगा कि सर इतना बड़ा कैसे करें। अरे कुछ नहीं है, एक स्टेप में तोड़ोगे आप अवकलन को। देखो कैसे करेंगे इसको, एक स्टेप में टूट जाएगा ये dy dx। dy dx इक्वल, हमें इसको हल करना है। देखो आप एक चीज़ याद रखना बस, हम अवकलन किसके सापेक्ष कर रहे हैं,
एक्स के सापेक्ष। हमें एक्स तक अवकलन करते चलना है, जितना भी फलन है स्टार्टिंग करेंगे उसके एक्स तक पहुंचना है। कहाँ तक पहुंचना है? एक्स तक। तो देखो अब ई की पावर कुछ भी हो, ई की पावर में हमें नहीं पता कुछ भी आ जाए। जैसे ई की पावर एक्स का अवकलन होता है, ई की पावर एक्स, एक्स का मतलब कुछ भी हो सकता है। तो ई की पावर कुछ भी हो उसका अवकलन हम क्या कर रहे हैं? अरे ये जो फॉर्मूले होते हैं एक फॉर्मेट होता है, मैथ के फॉर्मूले एक फॉर्मेट होता है, केवल ये नहीं है ई की पावर एक्स। अब हाँ हर जगह ई की पावर ही एक्स आए तो अब एक्स ही कुछ भी हो सकता है। तो ई की पावर कुछ भी है, फॉर्मूला तो ये है ना, ई की पावर जो भी है उसका क्या हो जाता है? ई की पावर जो भी है। तो पहले इसका अवकलन क्या करेंगे हम? ई की पावर 2 sin x स्क्वायर। अब जो भी क्या बचा उसका अवकलन करना है। तो आप क्या करोगे? यहाँ स्टेप नेक्स्ट स्टेप dy/dx ऑफ 2 sin x स्क्वायर ऐसे तो रखोगे। हम इसको डायरेक्ट तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ई की पावर जो भी है का ई की पावर जो भी है डॉट जो भी क्या बचा है उसका अवकलन कर लो। तो डॉट जो भी क्या 2 sin x स्क्वायर, तो 2 sin x 2 अचर है बाहर आ जाएगा, तो 2 इंटू साइन एक्स स्क्वायर का साइन जो भी है का क्या होता है? अरे साइन जो भी है का कॉस जो भी है, तो ये किस में बदल जाएगा? कॉस जो भी क्या है उसको रख देंगे हम एक्स स्क्वायर। अब फिर साइन जो भी है का कॉस जो भी है, और जो भी क्या है उसका अवकलन, तो एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का क्या बचेगा? 2x डॉट फिर जो भी है, जो भी क्या है एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x। अब बचा क्या? x। अभी हम अंत तक तब तक x तक नहीं पहुंच जाते तब तक हम उत्तर अवकलन करते हैं। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? तो अब x का अवकलन क्या हो गया? 1। हमने x का भी अवकलन किया है। यदि यहाँ कुछ और आ जाता, यदि यहाँ जैसे p आ जाता या v आ जाता, क्या आ जाता? v, तो हमें कहाँ तक अवकलन करते? e की पावर जो भी है का e की पावर जो भी यहाँ v आ जाता, फिर 2 जो भी क्या है 2 sin v स्क्वायर, ये तो होता। तो यहाँ क्या आ जाता? 2 बाहर आ जाता, 2 cos v स्क्वायर, फिर जो भी क्या बचता v स्क्वायर, तो 2v, फिर क्या बचता? v। अब dy/dx ऑफ v, अब x से सापेक्ष कर रहे हैं, v आगे अब नहीं कर सकते तो हम उसको वहीं की वहीं छोड़ देंगे। जब यहाँ v आ जाए, जब यहाँ क्या आ जाए? v आ जाए। ये यहाँ तक बात समझ में आ गई कि नहीं? हमने किस प्रकार से अवकलन किया है। तो कितना भी अवकलन आ जाए एक स्टेप में टूटेगा। आप तो बस इस फॉर्मूले को याद रखो, जो भी है जो भी है जो भी है, उत्तर अवकलन करते हैं। तो ई की पावर जो भी है का ई की पावर जो भी जो कुछ भी हो होता है, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स होता है। तो जो भी क्या है उसका अवकलन करो। अब 2 sin x स्क्वायर, तो 2 आगे आ गया sin x स्क्वायर का cos x स्क्वायर हो गया। अब डॉट जो भी क्या बचा x स्क्वायर का 2x हो गया, फिर डॉट जो भी क्या x का 1 हो गया। समझ में आ गया? तो इस प्रकार से आप थोड़े स्टेप करके एक पेज भर देते इसमें, तो एक पद में अवकलन टूटता है। तो समझ में आ गया कि नहीं? हमें अंत तक x तक जाना है। अब यहाँ इसका क्या मतलब है? यहाँ हमारे पास है 4 तो बाहर आ ही जाएगा, अच्छा हो गया 1/9 - x का होल स्क्वायर नहीं है, केवल यही है, ठीक है। तो 1 तो मान सकते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं? 9 - x की पावर -1। अब इसका हमें क्या करना है? अवकलन। इसका अवकलन करेंगे तो -1 तो सामने आ जाएगा। अरे dy/dx ऑफ x की पावर n से क्या होता है? n x की पावर n - 1, ये तो होता है। इसी फॉर्मूले से हम क्या करेंगे? -1 तो आप सामने आ गया, 9 - x की पावर -1 तो कितना आ गया? -1 अब डॉट dy/dx ऑफ, पहले तो हमने इस पर घात का अवकलन किया है केवल। अब जो भी क्या बचा 9 - x की पावर -1 का अवकलन करना है। तो पहले तो ये इस वाले नियम से करेंगे, घात वाले नियम से। अब जो भी क्या बचा उसका भी तो अवकलन करना है। डॉट 9 - x, 9 - x बचा तो उसका क्या हो जाएगा? x का 1 होता है तो -x का 9 का तो 0 हो गया। अच्छा है -x का -1, वो -1 आएगा तो यहाँ माइनस सामने ऑटोमेटिक आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो यहाँ क्या हो जाएगा? तो 1 ये -1 तो ये हो गया क्या सामने आकर के, तो कितना हो जाएगा? 1/9 - x का उसके डॉट यहाँ क्या आएगा? -1। अब एक प्लस का हो जाएगा, ये किसका हो जाएगा? 1/9 - x का होल स्क्वायर। सॉरी ये किसका हो गया? प्लस का हो गया, ना कि माइनस का, क्योंकि जब हमने इस प्रकार से सॉल्व किया है तो ये किसका हो गया? प्लस का हो गया। तो बात समझ में आ गई कि नहीं कि प्लस का क्यों हुआ है, किस प्रकार से हुआ है। हालांकि पहले भी प्लस है,
पहले भी प्लस है, लेकिन ये घूम फिर करके एक बार माइनस हो गया था, इसका जब अवकलन किया तब क्या हो गया माइनस, फिर उसका भी माइनस में अवकलन आया, इसलिए क्या हो गया है प्लस हो गया है। समझ में आ गया? तो इस अवकलन का आप क्या ले लो स्क्रीनशॉट कि हमने ये किस प्रकार से अवकलन, क्या ये हो सकता है आपकी प्रॉब्लम हो, इसके आधार पर जैसे हमने ये अवकलन किया उसी आधार पर हमने इस अवकलन को किया है कि पहले 9 - x की पावर -1 पहले पावर वाला हिसाब किताब कर लिया हमने, अब जो भी बचा उसका हिसाब किताब भी तो करना है, तो 9 - x, अब इसका भी हिसाब किताब करके हमारा कितना आ गया, ये तो आ गया -1/9 - x स्क्वायर, और इसका क्या होगा -1 होगा, 9 का 0 हो गया, -x का -1 होगा, क्यों -1 बाहर आ गया, x का 1 हो गया, तो -1 यहाँ से हो गया, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, तो क्या आ गया प्लस का 1/9 - x का उसकी है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जल्दी करो फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं, तो ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है, ना कि माइनस का। और इसको आगे सॉल्व कर दो, ये माइनस वाला उधर ले जाओ, तो 4/9 - x का उसकी इक्वल कितना हो जाएगा 1/x स्क्वायर। अब दोनों पक्षों क्या ले सकते हो, वर्गमूल ले सकते हो, और वर्गमूल लेंगे तो स्क्वायर गया, ये भी स्क्वायर गया, इसका 2 हो गया, इसका एक तो एक ही रहता है, वो तो सदाबहार है, उसका अंडर कर दो तो एक ही होगा, तो कितना हो गया 2/9 - x का स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है, दोनों पक्षों में क्या ले दिया है वर्गमूल, जब वर्गमूल लिया है तो स्क्वायर गया, 4 का कितना हो गया 2 हो गया, x स्क्वायर कितना हो गया केवल x हो गया, इक्वल 1/x। यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं? हमारा टारगेट क्या है, x का मान ज्ञात करना, x का मान आ जाएगा तो हम इन सभी के आपस की दूरी ज्ञात कर लेंगे, कौन कितनी दूरी पर व्यवस्थित करना है कि स्थिति ऊर्जा कैसी हो, न्यूनतम हो। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, तो कितना आ गया 2x इक्वल, इसको इधर भेजेंगे तो 9 - x, इसको प्लस को इधर ले तो 3x इक्वल 9 और x का मान 3। आप सोच रहे होंगे कि सर इसको जब वो अंडूण किया था तो अंडूण तो प्लस माइनस में खुलता है, ये भी विचार आपके दिमाग में आ सकता है कि अंडूण जब हम खोलते हैं तो प्लस माइनस में खुलता है, ये भी सही बात है, अंडूण प्लस माइनस में खुलता है, यहाँ भी आप प्लस माइनस में खोल लो, चलो ठीक है, लेकिन जब आपने ये प्लस वाला लिया तब तो ये स्थिति प्लस का x इक्वल 3 आ गया, अगर माइनस का लेंगे तो ये माइनस का आएगा, यहाँ माइनस की वैल्यू 9 के करीबन आ जाएगी, और जो भी आ जाए लेकिन वैल्यू माइनस में आएगी, वैल्यू किस में आएगी माइनस में, जो x दूरी है, x क्या है दूरी, और मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप ऋणात्मक दूरी तय कर सकते हो, क्या आप ऋणात्मक दूरी तय कर सकते हो क्या? मैं आपसे कहूँ -2 मीटर चल जाओ तो चल जाओगे? अरे कहीं भी चलोगे तो वो दूरी तो धनात्मक है, दूरी का परिमाण सदैव धनात्मक होता है। हाँ दिशा ऋणात्मक हो सकती है कि कोई बिंदु फिक्स कर लिया, इससे इधर जाएंगे तो प्लस में जाएंगे, इससे इधर जाएंगे तो माइनस में जाएंगे, तो ऋणात्मक चिन्ह दिशा को व्यक्त कर सकता है आपकी को, लेकिन दूरी के परिमाण को नहीं, दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई कि नहीं, कि दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होगी, इसीलिए मैंने ऋणात्मक चिन्ह को नहीं लिया है। दैट क्लियर? क्योंकि यहाँ जो वर्गमूल लेंगे तो वहाँ प्लस माइनस खुलता है, बिल्कुल मैथ के अनुसार बिल्कुल सही है कि अंडरूट प्लस माइनस में खुलता है, ठीक है, लेकिन मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि दूरी सदैव धनात्मक होती है। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई कि नहीं, x का मान कितना आ गया 3 आ गया। तो आज इतना ही काफ़ी है, काफ़ी लॉन्ग टाइम हो गया, तो इसके बाद हम अगली क्लास में कल मिलते हैं। तो गुड बाय बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और मेहनत करो थोड़ी लग के, ठीक है। तो आज की सब क्लास यहीं समाप्त कर लेते हैं।